नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग की क्लास में। दोस्तों, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यह 5वां वीडियो है और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के भाग 1 को देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इसका पहला भाग है और इस पहले भाग में आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसके बाद दूसरे भाग में हम कुछ अन्य कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट को हिंदी में कहा जाता है अवधारणा। कॉन्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं अवधारणा। कि अकाउंटिंग की अवधारणा क्या है? अवधारणा का मतलब हम उस मान्यता से ले सकते हैं जो हमें माननी चाहिए। तो अकाउंटिंग के कार्य को करते समय हमें किन किन अवधारणाओं का पालन करना चाहिए, उसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें मीनिंग, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन हमने देखा। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो मीनिंग एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन था और एक ऑब्जेक्टिव्स भी हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ा और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें यह जानना है कि अकाउंटिंग के विभिन्न कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इनके क्या अर्थ हैं और इनका क्या महत्व है अकाउंटिंग की क्रिया में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि भारत के अंदर बेसिक रूल टू बी फॉलोड बाय एवरीवन that one should walk or drive on his or her left hand side on the road। इन्होंने कहा कि भाई जैसे कि अगर आप वर्तमान समय में ट्रैफिक का पालन करते हो तो ट्रैफिक का पालन करने के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्सीडेंट कम होता है, एक स्मूथ फ्लो में ट्रैफिक चलता रहता है। तो अगर आप ट्रैफिक के पालन की बात करें तो आप ये बात भली भांति जानते हैं कि सभी लोग बाएं से चलते हैं, पास दाएं से लिया जाना है। मतलब कि कुछ रूल्स ऑफ रोड्स हैं। ये रूल्स ऑफ रोड्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी मान्यता हर जगह है, सब लोग इसे मानते हैं, इसलिए यह कारगर है। सपोज करो कि अगर किसी एक सिटी में एक रूल ऑफ रोड होता, दूसरी सिटी में दूसरा रूल ऑफ रोड होता, तीसरी सिटी में कोई अन्य रूल्स ऑफ रोड होता, तो क्या इस रोड के रूल्स का कोई महत्व निकल पाता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिटी में जाने के बाद वहां के रूल्स के पूरे हमको डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने होंगे, उसके बाद ही हम उस शहर में गाड़ी को सड़क पर चला पाएंगे। अगर उस रूल्स को नहीं जानते तो हम हर आने वाले चौराहे पर एक्सीडेंट किए भीड़ पड़े रहेंगे। तो जरूरी यह है कि हम रूल्स को जाने, और कोई भी रूल्स तब ज्यादा कारगर होता है जब उसे अधिकतम लोगों के द्वारा माना जाए। सेम लाइक दिस अकाउंटिंग में भी यही चीज है। अकाउंटिंग में जो एक अवधारणा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, जिसे आप गाप कहते हैं, वह यही कहती है कि जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वे जनरली सामान्य रूप से एक्सेप्टेड किए गए हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग के ऐसे प्रिंसिपल जो सामान्य रूप से सबके द्वारा क्या किए गए हैं? एक्सेप्ट किए गए हैं, इसी को हम गाप कहते हैं। और चूंकि यह सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, इसीलिए यह सबसे ज्यादा कारगर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जैसे 1 मीटर में कितना लंबाई होती है? तो 1 मीटर में जितनी भी लंबाई होती है
ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि 1 मीटर में जितनी भी लंबाई होती है उसे सभी लोग मानते हैं। इस विश्व भर में, इस पूरे संसार भर में इस बात को माना जाता है कि 1 मीटर लंबाई का मतलब इतना, इसलिए यह मीटर महत्वपूर्ण है। यह लंबाई कितनी भी हो सकती थी, लेकिन मीटर की लंबाई या कोई भी मात्रक का जो मानक है वह उसकी यूनिवर्सलिटी की वजह से महत्वपूर्ण है। मतलब कि जितना व्यापक तौर पर जितने लोगों के द्वारा उसे माना जा रहा है। अकाउंटिंग के भी जो रूल्स हैं उसे वर्तमान समय में अगर स्वीकारा जा रहा है और इसको लोगों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, तो इसके पीछे रीजन बस इतना सा है कि सभी लोग इसे मानते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक हम ट्रैफिक रूल को देखें तो यह ट्रैफिक का रूल कारगर है। यह इसलिए कारगर है क्योंकि इसे सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इसी रूल्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप किसी भी शहर में वॉक करते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसकी वजह से आप एक स्मूथ ट्रैफिक को फ्लो होने देते हैं, उसी प्रकार से अगर आपके पास कुछ सर्टेन रूल्स हो अकाउंटेंट के पास, तो इसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग के दौरान बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सही ढंग से अकाउंट में प्रिपेयर कर पाएगा। और दिस में भी टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और इसी रूल्स को हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के शब्दों में बताते हैं। अकाउंटिंग के शब्द का, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट का मतलब, अकाउंटिंग की अवधारणा का मतलब सेट ऑफ द रूल्स। ये उन नियमों का समूह है जिनका पालन सभी लोग करते हैं और किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सही और प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश देते हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम कहें तो दिस इज द बेसिक अजम्पशन एंड रूल्स। ये सरल और सामान्य मान्यताएं हैं और कुछ नियम हैं एंड कुछ प्रिंसिपल्स हैं विच वर्क, जो कि कार्य करते हैं एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके आधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्सेप्ट, वंस मैं आपको समझाता हूं। तो कॉन्सेप्ट की बात अगर करें तो कॉन्सेप्ट के रूप में हम किन किन चीजों को ले सकते हैं। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इज जस्ट द बेसिक अजम्पशन। कॉन्सेप्ट इज जस्ट द बेसिक अजम्पशन। कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट केवल क्या है, बेसिक अजम्पशन है। मैं लिखता हूं यहां पर बेसिक अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन बेसिक अजम्पशन है। साथ ही साथ और क्या है, और रूल है, और क्या है, और है प्रिंसिपल, और क्या है प्रिंसिपल। तो ये जो बेसिक अजम्पशन है और जो रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को मतलब इनका क्या महत्व है, ये हेल्प करते हैं रिकॉर्डिंग में। किसमें, रिकॉर्डिंग में, किसे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने और प्रिपेयर करने, किसको, अकाउंट को, जो हम यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम इतनी बात को समझ चुके हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट किसे कहेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग की दुनिया में हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड चौथा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पांचवा अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। छठवां ड्यूअलिटी एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एंड अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस के इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। अकाउंटिंग के ये कुछ बेसिक और प्रमुख कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें हम पहला डिस्कशन करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे हम लोग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। आखिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम पढ़ने चल रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, ठीक है।
तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? तो अगर हम बात करें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब शुरू किया जाता है, किसी भी बिजनेस को जब शुरू किया जाता है, तो उस बिजनेस का एक नामकरण किया जाना चाहिए, उसको एक मार्केट के अंदर पहचान दी जानी चाहिए, और इसी पहचान के द्वारा उस बिजनेस के द्वारा हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज मार्केट में की जाएगी। इसी को हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। कह रहे हैं कि दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पज द बिजनेस इंटरप्राइजेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। कहा जाता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह कहा जाता है कि जितने भी बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं, वो बिजनेस और उसका ओनर ये दोनों सेपरेट और इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इट्स मीन अगर ये बिजनेस है और ये उसका ओनर है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो बिजनेस के स्वयं की एक्टिविटी है, और ओनर जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसकी पर्सनल एक्टिविटी है। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। करें 10 इस प्रकार द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स ओनर आर सेपरेट। वही मैंने कहा ना कि इस तरह से क्या होगा कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है और जो ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये दोनों सेपरेट रखे जाएंगे, अलग रखे जाएंगे। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के स्वरूप, व्हेन ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस इट रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के अंदर इसे एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, इसे एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। वह लायबिलिटी क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का मतलब है साफ तौर पर कि इसके एवज में कंपनी को अर्थात बिजनेस को कुछ चुकाना पड़ेगा। लायबिलिटी मीन द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ओवर द बिजनेस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ओवर द बिजनेस। जैसे अगर किसी फर्म के अंदर ओनर ने कुछ पैसे लगाए तो फर्म की क्या जिम्मेदारी है, बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? बिजनेस की यही जिम्मेदारी है कि ओनर के उस पैसे को सूद समेत, मुनाफा समेत वापस करे। इसीलिए ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा बिजनेस के अंदर क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। सिमिलरली व्हेन द ओनर टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस कैश और गुड्स फॉर हिज और हर पर्सनल यूज इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। अगर ओनर ने कभी भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे या सामान निकाले तो इसे कभी भी बिजनेस का खर्च नहीं माना जाता, इसे ओनर का खर्च माना जाता है। Thus, the accounting record are made in the books of account from the point of view of the business unit and not the person owing the business। तो इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है इसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड किया जाता है, न कि पर्सन के पर्सपेक्टिव से। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और यह अकाउंटिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या समझ में आया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में? 2-3 बातें। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि बिजनेस अलग है और भैया ओनर अलग है। साथ ही साथ अगर ओनर ने कुछ पैसे बिजनेस में लगाए तो बिजनेस के लिए यह लायबिलिटी होगी, बिजनेस के लिए यह लायबिलिटी होगी। और अगर ओनर ने कुछ पैसे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाले तो इसे कहा जाता है ड्रॉइंग। और जब बिजनेस के अंदर ओनर पैसा लगाए तो लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और अगर बिजनेस में से ओनर ने पैसे निकाले तो ड्रॉइंग के रूप में भी इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए मिस्टर साहू ने स्टार्ट किया एक बिजनेस 1 लाख रुपए के साथ। उन्होंने परचेज किया 40,000 रुपए का गुड्स
20,000 रुपए का फर्नीचर और 30,000 रुपए का मशीनरी और 10,000 रुपए उनके पास बचे हुए हैं। ठीक है, 10,000 रुपए उनके हाथ में बचे हुए हैं। तो कुल मिला जुलाकर के साहू जी के पास कितने पैसे थे? साहू जी के पास पैसे थे कितने? 1 लाख रुपए। हाउ मच मनी? 1 लाख रुपए के साथ इन्होंने बिजनेस शुरू किया, जिसमें से 40,000, 60, 30, 90, तो 90,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, 10,000 रुपए उनके पास बचे हुए हैं। दीज आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट ऑफ द ओनर। और यही बता रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए के साथ इन्होंने बिजनेस को शुरू किया, बिजनेस के लिए उन्होंने गुड्स खरीदा, बिजनेस के लिए उन्होंने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस के लिए उन्होंने मशीनरी खरीदी, तो ये सारे जो असेट्स हैं ये बिजनेस के हैं, न कि ओनर के। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 1 लाख विल बी ट्रीटेड बाय बिजनेस एज कैपिटल। यहाँ पर 1 लाख रुपए को हम बिजनेस के कैपिटल के रूप में ट्रीट करेंगे और बिजनेस के लिए यह चीज क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी ओनर की, क्योंकि इसे ओनर को लाभ समेत चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिजनेस की। नाउ सपोज ही टेक्स अवे 5,000 कैश और गुड्स वर्थ ₹5,000। तो अगर उसने 5,000 रुपए अपने डोमेस्टिक पर्पज से पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो यह विड्रॉ जो होगा यह ओनर की तरफ से होगा, ओनर का होगा, और बिजनेस और हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस आर नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। और यह एक्सपेंस जो कहा जाएगा यह बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह ओनर का एक्सपेंस कहा जाएगा। और इसे हम एक शब्द में संबोधित करेंगे, ड्राइंग, जो कि हमने कल भी आपको समझाया था। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस अगर कोई भी पैसा ओनर अगर कोई भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो यह पैसा बिजनेस के लिए कैपिटल है और एज अ लायबिलिटी ट्रीट होगी, क्योंकि यह बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को लाभ समेत वह ओनर को लौटाए। और अगर ओनर कुछ पैसे बिजनेस में से निकाल रहा है अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, तो यह बिजनेस के लिए क्या है? एक प्रकार का नुकसान है, और यह ड्राइंग के रूप में जाना जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका महत्व क्या है, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के सिग्निफिकेंट को समझाते हैं। तो व्हाट आर द significance of the business entity concept? This concept help in ascertaining the profit of the business, as only the business expenses and revenue are recorded and all the private and personal expenses are ignored। कह रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हेल्प मिलती है असर्टेन करने में। व्हाट इज द मीन ऑफ असर्टेन? असर्टेन मीन जांचने में। क्या? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को जांचने में आसानी मिलती है। ठीक है, उस लेवल पर कि केवल इस पूरे ट्रांजैक्शन में हम बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को रिकॉर्ड किए होंगे। हमने कहीं पर भी कोई भी प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस को या फिर रेवेन्यू को नहीं रिकॉर्ड किया होगा, इग्नोर किया होगा। इसलिए यह शुद्ध इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही शुद्ध हमको बिजनेस के ही क्या मिलते हैं? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। इसलिए एकदम सटीक प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन हो पाता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही पर्सनल जो भी ट्रांजैक्शन है उनको और बिजनेस ओरिएंटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ दिस कॉन्सेप्ट रिस्ट्रेन अकाउंटेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ओनर्स प्राइवेट एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो रोकता है अकाउंटेंट को इस बात को रिकॉर्ड करने से, यही कि ओनर के पर्सनल एंड प्राइवेट क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इस बात को रिकॉर्ड करने से भी रोकता है कौन? आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ इट आल्सो फैसिलिटेट द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चूंकि आप बिजनेस की एक्टिविटीज को अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं और ओनर की एक्टिविटीज को अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ इट इज वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। तो जो कन्वेंशन है और प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनका यह एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कौन? आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब उससे जुड़े इन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे हल करके आप
चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहे हैं दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस मस्ट बी इन टर्म ऑफ मनी दैट इज इन द करेंसी ऑफ कंट्री। इन आवर कंट्री सच ट्रांजैक्शंस आर इन द टर्म ऑफ रुपी। कह रहे हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक घटना को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इन द टर्म ऑफ मनी। तो हर एक प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इनटू द टर्म ऑफ मनी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम करने चल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अगर फाइनेंस ही गायब रहे तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का पर्पस तभी सॉल्व होगा जब उसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व हो, फाइनेंस इंक्लूडेड हो। और फाइनेंस इंक्लूड होने का मतलब हमको हर एक चीज को मॉनिटरी टर्म अर्थात मनी के टर्म में लिखना होगा। ठीक है, जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे यहाँ यह व्यक्ति 2 जूल काम करता है, 5 जूल काम करता है, इसने अपनी इतनी कैलोरी ऊर्जा खत्म की, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि यह व्यक्ति मेरे यहाँ इतने रुपए पर काम करता है, इतने रुपए मैं उसको देता हूं, उससे मुझे इतने का फायदा होता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो रिकॉर्ड करूंगा इट विल बी रिकॉर्डेड इन जस्ट द टर्म ऑफ मनी। तो मॉनिटरी टर्म में जब हम बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस प्रकार as per the money measurement concept, transactions which can be expressed in term of money are recorded in the books of accounting। देखो, जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था तो बिजनेस जो मैंने शुरुआत में बताया था तो मैंने आपको अकाउंटिंग के रोल बताए थे, अकाउंटिंग के काम बताए थे। तो मैंने उसमें एक शब्द बताया था कि आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। आपको सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसे आप अपने अकाउंटिंग में शामिल करोगे। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में हो, इसमें मॉनिटरी टर्म में हो, साथ ही साथ बिजनेस से ओरिएंटेड हो, बस उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में नहीं है उसे आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शन को कोशिश किया जाएगा कि मॉनिटरी टर्म में ही रिकॉर्ड किया जाए। जैसे एग्जांपल है सेल ऑफ द गुड्स वर्थ ₹2 लाख, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल 1 लाख, रेंट पेड 10,000 एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। ये सभी मनी के रूप में है, इसीलिए इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी हैं दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इनटू द टर्म ऑफ मनी, और इसलिए इनको नहीं रिकॉर्ड किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में। जैसे क्या? जैसे सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी, ऑनेस्टी, एम्प्लॉइज, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि आपके संस्थान के कर्मचारी कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द टर्म ऑफ मनी। सो ये सारी एक्टिविटीज संस्थान में भले हो रही है लेकिन फिर भी हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख पाएंगे। करेक्ट। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टू बी केप्ट नॉट इन द फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनिटरी यूनिट। इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड किया जाए तो फिजिकल यूनिट में न रिकॉर्ड किया जाए बल्कि इसे मॉनिटरी यूनिट में रिकॉर्ड किया जाए। एग्जाम्पल दिए हैं, सपोज करो एट द एंड ऑफ ईयर 2006 an organization may have a factory on the piece of land measuring 10 acre, office building containing 50 room, 50 personal computer, 50 office chair and table, 100 kg of the raw materials. These are expressed in different units. ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो सारे ऊपर के रिकॉर्ड्स हैं, ये सभी किस टर्म में है? ये डिफरेंट यूनिट्स में है। इनके यूनिट, इनकी इकाइयां क्या है? अलग अलग हैं। बट अगर हम अकाउंटिंग पर्पस से इनको लिखेंगे तो हम ये देखेंगे क्या द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लैंड में भी 12 करोड़ रुपीज। तो जो इसमें जिस 10 एकड़ जमीन पर ये स्थित है उसको मैंने 12 करोड़ में कैलकुलेट कर दिया। ऑफिस का जो बिल्डिंग है जो कि 50 रूम कंटेन किया है, इसे मैंने 10 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया।
मैंने कहा कि 50 पर्सनल कंप्यूटर है, 10 लाख के ये कंप्यूटर्स हैं। मैंने कहा 50 ऑफिस चेयर एंड टेबल है, मैंने कहा 2 लाख के ऑफिस के चेयर एंड टेबल है। अगला कहा कि 100 केजी रॉ मटेरियल है, मैंने कहा 30 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सब कुछ अलग अलग यूनिट में था, एकड़ में था, रूम में था, कंप्यूटर में था, ऑफिस चेयर में था एंड केजी में था। These all are in different units, but we converted it into the 12 crore. This is the monetary term. 10 crore. This is the monetary term. 10 lakhs. This is the monetary term. 2 lakhs and 30 lakh. These all are the monetary term. Thus, the total asset of the organization are valued 22 crore and 42 lakhs. अब जोड़ लेंगे तो आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संस्थान के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑल दीज एक्टिविटीज शुड बी रिकॉर्डेड इनटू द टर्म ऑफ मनी। मॉनेटरी फॉर्मेट में ही आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही आपके पहले आइडेंटिफिकेशन वाले पर्पस को सॉल्व करता है कि किस प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो पहली बात तो वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, आइए देख लेते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट गाइड अकाउंटेंट व्हाट टू रिकॉर्ड एंड व्हाट टू नॉट रिकॉर्ड। वही बात कि इस जो कॉन्सेप्ट है कि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि दिए गए तमाम ट्रांजैक्शंस में से किसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और किसको नहीं करना है। तो जो मॉनेटरी टर्म में है उसे रिकॉर्ड करना है और जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। इट हेल्प्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन यूनिफॉर्मिटी। अलग अलग यूनिट के जो भी ट्रांजैक्शन है उनको एक सिंपल यूनिट में, सिंगल यूनिट में, मनी की यूनिट में लाने का काम कौन करता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। If all the business transactions are expressed in the monetary term, it will be easy to understand the accounts prepared by the business enterprise. तो कह रहे हैं कि अगर हर एक ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होगा तो इसको रीड करना, इसको समझ पाना सब क्या होगा? आसान होगा। साथ ही साथ इट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। इसकी वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस को टू डिफरेंट पीरियड में, कि सेम फर्म ने दो अलग अलग टाइम पीरियड में कितना कितना ग्रो किया, कितना कितना फायदा कमाया। इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने हर एक चीज को मॉनेटरी टर्म में लिखा है तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे कि मेंशन किया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करिए। Third concept is the going concern concept. What is the meaning of going concern concept? This concept states that the business firm will continue to carry on its activities for an indefinite period of the time. Indefinite period of the time. Simply stated, it means that every business entity has continuity of life. छोड़ो, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ पहले, ठीक? घबराओ मत। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरी भाषा में समझिएगा कि अगर एक बिजनेस लो तो बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या है? किसी भी बिजनेस का मेन उद्देश्य है टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक मनी, टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यही तो उद्देश्य है हर फर्म के। मुझे बताओ कि ये सारे उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन कब? अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 साल चले, 2 साल चले, तब नहीं। आपका उत्तर होगा सर, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलना होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलने की बातचीत आती है, इसी को हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट states that business firm will continue to carry on its activities for an indefinite period of time। कह रहे हैं कि अकाउंटिंग की यह अवधारणा कहती है कि हर एक बिजनेस को कंटिन्यू लंबे समय तक चलना चाहिए। सिंपली स्टेटेड,
इट मीन्स दैट एवरी बिजनेस एंटिटी हैज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हर एक बिजनेस के पास अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी होती है। दस इट विल बी डिसॉल्व इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, दस इट विल नॉट बी डिसॉल्व। इस प्रकार से ये माना जाता है कि यह आगामी नियर फ्यूचर में, मतलब कि जल्द हाल फिलहाल के भविष्य में यह डिसॉल्व नहीं होगी। ऐसी मान्यता के साथ बिजनेस को चलाया जाता है कि इसे हमें हाल फिलहाल में बंद नहीं करना है। इस मान्यता के साथ बिजनेस को चलाया जाता है और यही मनी मेजरमेंट यही आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। करें फॉर एग्जांपल अ कंपनी परचेज अ प्लांट ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपीज एंड इट लाइफ स्पैन इज 10 ईयर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई जिसका लाइफ कैलकुलेट किया गया कि शायद 10 ईयर चलेगा, तो इस अवधारणा के अनुसार एवरी ईयर सम अमाउंट विल बी शोन एज द एक्सपेंसेस एंड द बैलेंस अमाउंट एज एन असेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर साल एवरी ईयर हम कुछ अमाउंट इसके खर्चे के रूप में दिखाएंगे। Thus, if an amount is spent on an time which will be used in business for many years, जो कि ये बताता है कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। इस दूरदर्शिता को ये प्रदर्शित करता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी बात पर फोकस करता है कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक ही चलेगा, कम समय तक चलने के लिए इसे नहीं बनाया गया है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि दिस कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की सुविधा देता है। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद ही बैलेंस शीट जनरली प्रिपेयर होती है। यहाँ पर बात मेंशन की गई है, कह रहे हैं कि दिस इज द एन इंपॉर्टेंट assumption ऑफ अकाउंटिंग एज इट प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ असेट्स इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो असेट्स की वैल्यू दिखाई जा रही है वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि यह क्या करता है? फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द फिक्स्ड असेट। तो किसी भी फिक्स्ड असेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब अगर कोई भी सामान लंबे समय तक रखा गया है उस सामान की कीमत में आएगी गिरावट, और इसी गिरावट को क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन। ओके, इसको भी कैलकुलेट करने की मदद कौन करता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट इज ग्रेट हेल्प टू द इन्वेस्टर बिकॉज it assured them that they will continue to get income in their investment। करेक्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगी और यही इन्वेस्टर्स को अर्थात निवेशकों को प्रेरित करता है अपने पैसे को बिजनेस में लगाने के लिए। अगर किसी भी निवेशक को या फिर किसी भी इन्वेस्टर को यह पता चल जाए कि यह बिजनेस 2 साल में बंद हो जाएगी या बिजनेस 2 महीने में बंद हो जाएगी, तो क्या कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहेगा? नहीं। लेकिन अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का पालन करती है तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगी, इवन इसको बंद करने का कोई प्लान नहीं है। तो अगर ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का पालन कर रही है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मिलेगा? एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, वे अश्योर्ड होंगे कि हम इस बिजनेस में पैसा लगा करके अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। इट द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट मिस है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज। तो अगर ये कॉन्सेप्ट मिस है तो जो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट का जो कॉस्ट है वह ट्रीट किया जाएगा एक एक्सपेंस के रूप में इस पर्टिकुलर ईयर में जिस साल में उसे खरीदा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना, 1 लाख रुपए का क्या खरीदा गया? मशीनरी, पिछले एग्जाम्पल में, और उसमें क्या किया गया? माना गया टाइम स्पेन उसका कि 10 वर्ष उसका टाइम स्पेन है। तो हर साल हम 10-10 हजार रुपया इस पर एक्सपेंस दिखाते फिरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट एब्सेंट है तो जो फिक्स्ड असेट हमने लिया मशीनरी 1 लाख, उसका एक्सपेंस हम उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दिखा देंगे, उसी पर्टिकुलर प्लेस पर दिखा देंगे कि 1 लाख रुपया हमने क्या किया है? खर्च किया है। अब बिजनेस इज जज्ड फॉर द कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो इससे ये अश्योर्डनेस आती है कि प्रॉफिट को अर्न किया जाएगा फ्यूचर में भी। तो ये रहे कुछ 3 कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग के। अब
आगे के कॉन्सेप्ट अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, जो कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होने वाला है, और भी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।